हेलो व्यूअर्स, मैं शिवांगी माहेश्वरी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल लर्निंग में। आज मैं आपको क्लास 7 साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ओके, जिसका देख सकते हैं मैंने आपको इस चैप्टर का पार्ट 1 सेकंड कंप्लीट करा दिया है। देखिए हमने क्या पढ़ रखा है, हमने जो प्रीवियस 2 पार्ट्स थे उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ रखा है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, यानी कि फूड टेकिंग करने के अलग अलग तरीके क्या है। जैसे कि जो स्नेक होता है वो फूड को सीधा निगल लेता है, जैसे स्वेलो कर लेता है। और जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके खाने का तरीका अलग है। अगर हम कोई मॉस्किटो ले लेते हैं तो उसकी ईटिंग हैबिट उसकी अलग होती है, ठीक है, वो अलग तरीके से खाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट वेज समझ सके थे फूड को ईट करने के, ठीक है। अब हमने ये भी पढ़ रखा था कि जो फूड होता है उस बुक काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। और जब ह्यूमन बींग्स से अपनी बॉडी में इंटेक करते हैं तो ह्यूमन बींग्स की बॉडी में जो भी एंजाइम्स हैं, स्टोमक में जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, या लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्लाइवा में जो भी एंजाइम प्रेजेंट है वो फूड को किस तरीके से मदद कर रहे हैं डाइजेस्ट होने में, उसके कॉम्प्लेक्स नेचर को सिंपल नेचर में चेंज करने में, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ रखा था, हमने स्टारफिश के बारे में एक बहुत अमेजिंग फैक्ट पढ़ा था कि स्टारफिश किस तरीके से अपना जो फूड है वो इनटेक करती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स भी देख रखा है कि ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन किस तरीके से होता है। जैसे जो फूड है वो आपका माउथ में जाता है, माउथ में जाते ही उसमें एंजाइम, 3 तरीके के एंजाइम खुल जाते हैं। ये 3 तरीके के एंजाइम होते हैं स्लाइवा में ही होते हैं, ठीक है। ये 3 तरीके के एंजाइम हमारी जो स्लाइवरी ग्लैंड होती है, जो हमारा जो लार होती है, ठीक है, स्लाइवा को हिंदी में लार और इंग्लिश में स्लाइवा बोलते हैं। तो हमारी जो स्लाइवरी ग्लैंड होती है वो 3 तरीके के एंजाइम रिलीज करती है। और जैसे ही फूड हमारे माउथ में एंटर होता है वो सलाइवा उस पर वर्क करना शुरू कर देता है। और वर्क करने के बाद में हमारा जो फूड है, फूड में जो भी होता है वो स्टार्च, ठीक है, जितना भी स्टार्च प्रेजेंट्स है हमारे फूड में वो स्टार्च चेंज हो जाता है शुगर में, ठीक है। तो हमने इतना पढ़ रखा है। और इसके बाद जो फूड है वो हमारा ये फूड पाइप में जाता है। आपको ये दिखाई दे रहा है लंबी सी नली जो हमारे गर्दन और चेस्ट में से होकर जाती है, ये फूड पाइप है। और जो फूड पाइप है वो फूड को आगे धकेलने में मदद करता है। और आगे किस तरीके से ढकेला जाता है, जो हमारा जो फूड पाइप है उसकी जो वॉल्स हैं, इनर लेयर है वॉल्स की, वो फूड को एक तरीके से हिलाती है, मूवमेंट करती है, और जो फूड है वो नीचे खिसक जाता है, ठीक है। उसके बाद स्टोमक में जाता है। स्टोमक में 3 तरीके के एंजाइम निकलते हैं। ये तीनों तरीके के एंजाइम हैं, पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है म्यूकस और तीसरा है डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। तो ये 3 तरीके के एंजाइम फूड पर रिएक्शन करते हैं और फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, ओके। अब यहाँ पर क्या होता है, जो फूड है स्टोमक में, फूड हमारा जो फूड में जो भी प्रोटीन प्रेजेंस है, ठीक है, प्रोटीन प्रेजेंस है जितनी भी फूड में, उसका सिंथेसाइज हो जाता है, यानी कि वो छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। जो हमारा स्टोमक है वो किस किस फूड के किस पार्ट को पचाता है, वो पचाता है प्रोटीन को, वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। जो प्रोटीन है वो सिंपलर सब्सटेंस में चेंज हो जाती है। और उसके बाद जो फूड जाता है वो हमारा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में से इंटेस्टियल जूस निकलता है जो फूड पर रिएक्शन करता है, ठीक है। और साथ के साथ जैसे ही फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, यहाँ हमारा जो लिवर है उसमें से बाइल जूस निकलता है। ये बाइल जूस यहाँ गॉल ब्लैडर में इकट्ठा रहता है। और जैसे ही हमारे लिवर को पता चलता है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ गया है तो वो बाइल जूस को रिलीज़ कर देती है, गॉल ब्लैडर बाइल जूस को रिलीज़ कर देता है, और वो लिवर में से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है, ओके। इसके अलावा एक और हमारी ग्लैंड होती है, पैनक्रिएटिक ग्लैंड होती है, ये पैनक्रिएटिक जूस का रिलीज करती है, ठीक है। अब देखिए तो लिवर में जो बाइल जूस आ रहा है वो किसका किसका मतलब कौन सा ऐसा सब्सटेंस है हमारे फूड में। हमारे फूड में 6 तरीके के सब्सटेंस होते हैं, उसमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसे बाइल जूस जो लिवर में पाया जा रहा है वो डाइजेस्ट करेगा, वो है फैटी एसिड, ठीक है, या फैट्स, ठीक है। और जो पैनक्रियाज है, जो पैनक्रिएटिक ग्लैंड है, वो किसका किसका किसको सिंपलर सब्सटेंस में किसका डाइजेशन करेगी, वो तीनों चीज़ का डाइजेशन करती है, फैट्स का भी, कार्बोहाइड्रेट्स का भी एंड प्रोटीन का भी। इस तरीके से जो फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में से होता हुआ, रेक्टम में से होता हुआ उसका एग्जेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इतना सब हमने पढ़ रखा है। ये मैंने कल आपका जितना भी था अभी तक जो भी आपने पार्ट 2 आधे आधे घंटे के देखे हैं, हाफ एन आवर के देखे हैं, जो भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कम से कम हाफ एन आवर के तो है, तो मैंने
उस पूरे को इस वीडियो में सिंथेसाइज कर दिया है स्मॉल फॉर्मेशन में, ताकि आपको रिकॉल हो सके और आप अच्छे से ध्यान रख सकें। तो हमने ये सब पढ़ रखा है, ये मैंने आपको सब पहले ही बता दिया है। और इसके अलावा आज हम चलेंगे कि जो हमारे जो एनिमल्स हैं, प्यारे प्यारे जो एनिमल्स होते हैं या ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, किसी भी तरीके के एनिमल्स हैं, उनमें किस तरीके का डाइजेशन होता है। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, जो भी डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स में फूड का डाइजेशन किस तरीके से होता है। तो आप सबसे पहले मुझे कुछ ग्रास ईटिंग एनिमल्स के नाम बताइए, जैसे कि हम ले सकते हैं काऊ है, वो ग्रास ईट करती है, हमारी बफेलो है वो ग्रास ईट करेगी, खरगोश है, रैबिट है, ये सब ग्रास ईट करते हैं। ठीक है, तो इन एनिमल्स को, जो एनिमल्स ग्रास ईट करते हैं उन्हें हम ग्रास ईटिंग एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए, इतना सब कुछ बहुत कुछ समझाना है इसमें। इससे पहले आप ग्रास के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप ग्रास के बारे में समझ लेंगे तो उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएंगे कि ये किस तरीके के चैम्बर हैं एनिमल्स की बॉडी में, जो फूड को इस तरीके से हम लोगों से अलग तरीके से डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, हम उन लोगों का डाइजेशन हम लोगों के डाइजेशन से बिल्कुल ही अलग होता है। तो देखिए ग्रास में एक चीज़ पाई जाती है, जिस तरीके से हम जो फूड इनटेक करते हैं उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज की फॉर्म में चेंज हो जाता है। इस तरीके से कई सारी चीज़ों में चेंज होता है ना, उसी तरीके से ग्रास में एक चीज़ पाई जाती है जिसका नेम है सेलुलोज। ठीक है, द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। जो ग्रास है वो सेलुलोज से रिच होती है। सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। हमने कार्बोहाइड्रेट ईट किया था, जैसे हम आलू खा रहे हैं तो आलू पोटैटो में भी कार्बोहाइड्रेट है, या हम क्या खा रहे हैं, या हम राइस खा रहे हैं उसमें भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से सेलुलोज में भी सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट की तरह एक तरीके का सब्सटेंस है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, सेलुलोज और कार्बोहाइड्रेट में बहुत अंतर है, लेकिन सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट की तरह थोड़ा थोड़ा है। ठीक है, तो इस वजह से दिस इज द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। जो ग्रास है वो सेलुलोज से रिच होती है, जो कि एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। देखिए अब ठीक है, अब फूड को क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट का नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो एनिमल्स हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं करना है, अभी उन्हें किसका डाइजेशन करना है, उन्हें सेलुलोज का डाइजेशन करना है। अब सेलुलोज अलग तरीके का है, उसका डाइजेशन भी अलग तरीके से होगा, तो उसके लिए जो उनके चैम्बर्स हैं, जो पेट्स एनिमल्स हैं या जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, तो उनके चैम्बर्स अलग तरीके से डिज़ाइन होते हैं, उनका जो फूड हैबिट है वो अलग तरीके की होती है। तो चलिए हम देखते हैं, अब ऊपर आते हैं। ठीक है, आपने सेलुलोज के बारे में पढ़ लिया, अब हम इसके बारे में देखेंगे। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो भी घास खाने वाले एनिमल्स हैं उनमें डाइजेशन किस तरीके से होता है। हैव यू ऑब्जर्व्ड काऊ, बफेलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चूइंग कंटिन्यूअसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। क्या आपने एक बात नोटिस की है, जितने भी बफेलो, काऊ और इस तरीके के एनिमल होते हैं वो लगातार च्यू करते रहते हैं, लगातार चबाते रहते हैं। हम बोलते हैं ना, अरे काऊ जुगाली कर रही है, ठीक है, तो च्यू या जुगाली एक ही बात है। ठीक है, तो मतलब वो लगातार चबाते रहते हैं। गली में काऊ खड़ी होगी, आपकी स्ट्रीट में काऊ खड़ी होगी या कहीं भी काऊ खड़ी होगी, आप देखेंगे उसका मुंह चल रहा होगा। ठीक है, तो लगातार वो चबाते रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, वो लोग क्यों लगातार चबाते हैं। ठीक है, एक्चुअली दे क्विकली स्वैलो द ग्रास। देखो क्या होता है, जैसे हम काऊ को जब खाना देते हैं, ठीक है, इतना सारा खाना काऊ हाल खा जाती है। ठीक है, हाल खा जाती है कि नहीं खा जाती है, तो वो क्या करती है, काऊ जो भी फूड होता है उसको सीधे सीधे स्वैलो यानी कि निगल लेती है। ठीक है, पहले तो उसने सीधे सीधे फूड निकल लिया, ठीक है, बिना चबाए उसने निगल लिया, फिर बाद में अब फूड को जब चबाया नहीं है तो वो कैसे डाइजेस्ट होगा, तो उसके बाद में वो उससे च्यूइंग करती है। ठीक है, तो इस वजह से वो जुगाली या च्यूइंग करती रहती है। ठीक है, तो एक्चुअली दे क्विकली स्वैलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमच कॉल्ड रूमेन। ठीक है, यहाँ देखिए काऊ क्या कर रही है, फूड उसने लिया और सीधे सीधे उसने कहाँ भेज दिया है, उसने भेज दिया है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है रूमेन, ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ना, इसमें भेज दिया है। ठीक है, फूड बहुत देर तक इस रूमेन में इकट्ठा रहेगा जब तक कि काऊ च्यूइंग करने के लिए वापस से नहीं लेती है। ठीक है, तो फूड वो डायरेक्टली निगल लेती है और वो यहाँ कलेक्ट होता रहता है। ठीक है, अब इसको कलेक्ट करने के बाद में यहाँ लिखा जा रहा है, हियर द फूड गेट्स
पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कट। ठीक है, अब जो फूड है वो यहाँ आकर हल्का सा डाइजेस्ट हो गया, और जो फूड हमारा डाइजेस्ट हुआ, यानी कि काऊ का जो थोड़ा सा फूड डाइजेस्ट हुआ है, अब उसका नाम फूड से बदलकर हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है, अब उस फूड का नाम हम फूड से बदल के क्या कर देंगे, कट कर देंगे, क्योंकि हाफ डाइजेस्ट फूड को हम जो पैट होते हैं या जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनके लिए कट बोल देते हैं। ठीक है, जो फूड हाफली डाइजेस्ट है, आधा पचा है, उसे हम कट बोल देंगे। ठीक है, तो एक काऊ है, उसने फूड यहाँ स्टोर किया, यहाँ स्टोर करने के बाद में जो फूड है वो हाफ डाइजेस्ट हो गया, जो हाफ डाइजेस्ट फूड है उसे हम कट बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आ गया। बट लेटर द कट रिटर्न्स टू द माउथ, लेकिन बाद में क्या होता है, जो कट होता है वो माउथ में रिटर्न कर जाता है इन स्मॉल लम्स एंड एनिमल चूज इट। ठीक है, और स्मॉल लम्स में इकट्ठा रहता है और एनिमल्स इसे चबाते रहते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड द रुमाइनेशन। ठीक है, रुमाइनेशन, एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड द रूमिनेंट्स। ठीक है, तो ये प्रोसेस रुमाइनेशन, और ये वाले जो एनिमल होते हैं वो रूमिनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ से फूड गया, यहाँ जाकर रूमेन में इकट्ठा हो गया, और जैसे ही फूड काऊ को फूड की ज़रूरत पड़ी, उसने वापस से फूड लिया और फूड लेकर उसको च्यू करने लगी। ठीक है, अब इस फूड को हम क्या बोल देंगे, हाफ डाइजेस्ट फूड को हम कट बोल देंगे। और जो इस तरीके का जिन जानवरों में इस तरीके का प्रोसेस होता है उन्हें रूमिनेंट्स बोलते हैं। और इस प्रोसेस को, यानी कि पेट के अंदर से वापस से फूड को मुंह में लेकर आना, इसको हम क्या बोलते हैं, रूमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ा दिया ऑलरेडी, तो ग्रास जो काऊ खा रही है वो रिच इन सेलुलोज है। ठीक है, ये सेलुलोज है वो कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल्स, कुछ रूमिनेंट्स के नाम दे रखे हैं यहाँ पर, जैसे कि कैटल है, जैसे कि कैटल है। ठीक है, कैटल जैसे कि कैटल का मतलब होता है मवेशी, जो हमारे घर के आसपास रहते हैं। ठीक है, कैटल है, डियर है, ये सब जो जानवर हैं, जो भी मतलब ग्रास खाते हैं या ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, तो जो सेलुलोज होता है उसको डाइजेस्ट करना काफ़ी हार्ड होता है, वो आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो सकता। हम कार्बोहाइड्रेट का जो सेलुलोज की तरह ही होता है उसका डाइजेशन तो काफ़ी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं वो सेलुलोज का डाइजेशन इतनी आसानी से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो सेलुलोज की जो भी स्ट्रक्चर होती है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है और उसे डाइजेस्ट करने में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो देखिए जो काऊ है उसका जो ग्रास थी, उसने जो ग्रास ईट करी थी वो रूमेन में जाकर इकट्ठी हो जाती है, और जैसे कि मैंने आपको बताया रूमेन में जाकर वो हाफ डाइजेस्ट हो जाती है। ठीक है, रूमेन में जाकर हाफ डाइजेस्ट हो जाती है, तो जो ग्रास रूमेन में गई थी वो हाफ डाइजेस्ट, यानी कि आधी डाइजेस्ट कैसे हो गई, वहाँ पर तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुई थी। लेकिन नहीं, वहाँ पर एक रिएक्शन हुई थी। जो रूमेन होता है उसमें इस तरीके के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो ह्यूमन बींग्स में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जो रूमेन में इस तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जो ह्यूमन बींग्स में नहीं पाए जाते हैं, और ये बैक्टीरिया जो ग्रास में सेलुलोज है उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, तो ये बैक्टीरिया सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं काऊ की। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, हम जैसे लोग सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी में ना ही तो रूमेन है, और अगर रूमेन नहीं है हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी में उस तरीके के बैक्टीरिया भी नहीं है जो बैक्टीरिया सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट्स ईटीसी हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर, कुछ एनिमल्स के नाम दे रखे हैं, जैसे रैबिट है, हॉर्स है, इनकी किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, कॉल्ड कक्यूम। ठीक है, कक्यूम इसे बोलते हैं बिटवीन द एसोफोगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन्स और एसोफोगस, ओसियोफोगस यानी कि फूड पाइप के बिटवीन क्या होता है, एक कक्यूम नाम की स्ट्रक्चर होती है जिसका नेम कक्यूम बोला है। द सेलुलोज ऑफ द फूड डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ द सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमंस। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया। देखिए, हाँ, तो देखिए एसोफोगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बिटवीन यहाँ पर कक्कम पाया जाता है। देखिए यहाँ ये देखिए, ये पूरा कक्कम बोलेंगे इसे। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, इस पूरे को हम कक्कम बोलेंगे, ये पूरा पार्ट। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कक्कम है। इसमें पूरे कक्कम में इस तरीके के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो रूमेन में भी पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में, उसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपल स्ट्रक्चर में चेंज करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो आप
तो ये कहाँ पाया जा रहा है? ये पाया जा रहा है आपके ये फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। आपको ये दिखाई दे रहा है ना, यहाँ लाइट जा रही है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया, ये मुझे पता है। अब देखिए यहाँ बात हो रही है, सो फार यू हैव लर्नड अबाउट द एनिमल्स विच पोसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब हमने क्या पढ़ा? हमने ऐसे जानवरों के बारे में पढ़ा है जिनमें इस तरीके का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, इन जानवरों के अलावा कई सारे स्मॉल ऑर्गेनिज्म भी हैं विच डू नॉट हैव अ माउथ, जिनके पास माउथ ही नहीं है और जिनके पास ना ही तो डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो वो किस तरीके से फूड को एक्वायर करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, तो ये जो नीचे सेक्शन दे रखा है हम इसमें ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमेबा, ठीक है, या ओमेबा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था काऊ के बारे में, तो काऊ के बारे में एक बार रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि हमारी एक छोटी सी हैबिट है, अगर हम आगे का पढ़ते जा रहे हैं तो पीछे का रिवीजन करते जाएंगे, ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम भूले नहीं और वो क्लियर होते रहें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हमने पढ़ रखा था, हमने ये पढ़ा था जो काऊ है वो ग्रास पहले ईट कर लेती है जल्दी जल्दी और उसे रूमेन में जाकर इकट्ठा कर लेती है। रूमेन में वो जो घास होती है वो कलेक्ट रहती है, फिर बाद में काऊ क्या करती है, वापस से इसे माउथ में लेकर आती रहती है और फिर च्यूई करती है, ठीक है। वापस में से माउथ में लेकर आती रहती है और उसे च्यूई करती है। यहाँ से फूड जब वापस आता है तो वापस आने के बीच में जो फूड होता है वो क्या करता है, काफ़ी देर के लिए इसके ये यहाँ पर इकट्ठा रहता है, ठीक है, इस जगह पर इकट्ठा रहता है। और जो रूमेन होता है वो फूड को हाफ डाइजेस्ट कर देता है। तो हम हाफ डाइजेस्ट फूड को क्या बोलते हैं? कड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? कड बोलते हैं। तो फिर पूरा जो काऊ है वो फूड को फिर च्यूई करती है और च्यूई करने के बाद में जो फूड है फिर वापस से यहाँ जाता है और यहाँ जाने के बाद में इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? ककेम बोलेंगे, ठीक है, ककम बोलेंगे। और ये जो पार्ट होता है इस पार्ट में इस तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया सेलुलोज जो कि ग्रास में पाया जा रहा है, इस सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इस तरीके के बैक्टीरिया और इस तरीके का पार्ट बॉडी में ना ही तो ह्यूमन बींग्स में होता है और ना ही किसी अदर एनिमल में होता है, ठीक है। ये सिर्फ ग्रास ईटिंग एनिमल्स में होता है। फिर क्या होता है यहाँ से, फिर वही प्रोसेस, उसमें ये लार्ज इंटेस्टाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है काऊ की, और यहाँ से फिर इसका एक्सट्रैक्शन हो जाता है फूड का। अब हम कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, फीडिंग हैबिट एंड डाइजेशन इन अमेबा। अमेबा की फीडिंग हैबिट और डाइजेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। अमेबा इज़ अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। अमेबा एक क्या है? माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमेबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन्स अराउंड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल्स लाइक बोकाल्व्स, ठीक है, इन इट्स साइटोप्लाज्म। क्या आपको इतना समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया होगा। तो चलिए मैं आपको बाई फिगर समझाती हूँ। आपको एक ये अमेबा दिखाई दे रहा है ना, ये अमेबा है, ठीक है, या इसे अमीबा भी बोल सकते हैं हम। इंग्लिश और हिंदी का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो जाएगा और ये वेरी करता है आप किस जगह पर रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हर जगह पर जाकर हर वर्ड की साउंड चेंज हो जाती है। तो मैं अगर यहाँ बोल रही हूँ तो मेरे वर्ड्स जो निकलेंगे मेरी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग निकलेंगे। अगर आप इस इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन हैं, फुल्ली इंग्लिश बोलते हैं, तो उनके साउंड्स या उनका प्रोनाउंसिएशन अलग होगा। अगर गुजराती है तो उनका जो वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये मत समझिएगा दीदी अमीबा बोल रही हैं, ओमेबा बोल रही हैं, तो हम इसे कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है? अमीबा है, ये क्या है? सिंगल सेल है। तो मैंने आपको, आप रिकॉल कीजिए, मैं फर्स्ट चैप्टर में जब मैंने आपको पढ़ाया था सेल के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। एक और बार मैं लिखती हूँ, मैंने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ाया था? आपको सेल के बारे में पढ़ाया था। सेल क्या होती है? सेल दो तरीके की होती हैं, एक तो होती है यूनिसेल और दूसरी होती है, यानी कि दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? लाइक अमीबा, जिनके पास सिर्फ एक ही सेल होती है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम लोग, मैं और आप, हमारे पास बहुत सारी सेल्स हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं।
छोटी छोटी सेल से मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनी है। ठीक है, आप उस सेल को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, बट आप उसे ऐसे आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, कई सारी सेल्स जब इकट्ठा हो जाती हैं तो वो एक ऑर्गन बनाती हैं। इसी तरीके से अमीबा क्या है, अमीबा सिंगल सेल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें कई सारी सेल्स नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही सेल है। और मान कि अगर इसमें सिर्फ एक ही सेल है तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा छोटा होगा, हम इसे देख भी नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरीके से अमीबा होता है, उसकी एक सेल होती है, इस वजह से उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, अब अमीबा में आप देख रहे हैं इस तरीके से छोटी छोटी एक खाली जगह आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, ये जो छोटी छोटी खाली जगह है इसे हम फूड वोकल्स बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, फूड वोकल्स बोलेंगे। और देखिए ये न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है आपको, न्यूक्लियस, हर सेल का एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, आप अपनी बॉडी का न्यूक्लियस देखेंगे तो आपकी बॉडी का भी एक न्यूक्लियस है, फुल बॉडी का एक न्यूक्लियस है। ठीक है, आपकी क्या है, आपकी नाभि। ठीक है, इसी तरीके से हर सेल का एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अमीबा क्या करता है, जब भी अमीबा को भूख लगेगी तो वो क्या करेगा, आसपास उसके जो भी फूड पार्टिकल होंगे उन्हें इस तरीके से झपट लेगा, खींच लेगा। ठीक है, उसकी क्या करेगी, अमीबा की जो स्ट्रक्चर होती है वो निश्चित नहीं होती है, डेफिनेट नहीं होती है। जैसे कि मेरी बॉडी स्ट्रक्चर डेफिनेट है, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर डेफिनेट है, बट अमीबा कुछ भी नहीं, इस तरीके का हो जाएगा, कभी कभी इस तरीके का हो जाएगा, कुछ भी नहीं है उसका। जिस तरीके से उसे फूड एक्सेप्ट करना होगा जहाँ से, उस तरीके से अपनी स्ट्रक्चर चेंज कर लेगा। तो देखिए यहाँ पे अमीबा ने अपना ये दोनों पार्ट बढ़ाए हैं आगे और फूड को कब्जा करने की, झपटने की कोशिश की है। ठीक है, अब फूड को झपट कर ये अपने अंदर, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जैसे आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से अंदर जाके इकट्ठा कर लेगा। ठीक है, और इस तरीके से अमीबा अपने अंदर फूड इकट्ठा करता जाएगा। और जैसे ही अमीबा के अंदर काफ़ी फूड इकट्ठा हो जाएगा, अब उससे फूड को रखने की जगह नहीं है, तो अमीबा क्या करेगा, एक अमीबा अपने आप ही यहाँ से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसका यहाँ पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसके क्या है, सेल मेम्ब्रेन्स, यहाँ पे उसकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर बता दी गई है। अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर है में पाया जाता है और अदर ऐसी वैसी जगह पाया जाता है। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन्स, एक सेल मेम्ब्रेन्स होती है। सेल मेम्ब्रेन्स का मतलब है बाहरी जो उसकी जगह की परत है, इसे सेल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। अराउंड डेंस न्यूक्लियस, एक गोल सा न्यूक्लियस होता है इसका। एंड बबल्स लाइक वोकल्स, तो ये बबल्स की तरह ही आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इसकी वोकल्स हैं। ठीक है, अमेवा कॉन्स्टेंटली चेंज इट शेप्स एंड पोजीशन, अमेवा की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है, ये अपनी शेप और पोजीशन को बार बार चेंज करता रहता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन, ये क्या करता है, कॉल स्यूडोपोडिया। ठीक है, कॉल स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर फूड, तो ये मूवमेंट के लिए और फूड को पकड़ने के लिए इसकी ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अपनी बॉडी में से निकाल देता है, मतलब बाहर की तरफ कर देता है या खोल देता है। तो इसे जो स्ट्रक्चर होती है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट भी बोल सकते हैं और स्यूडोपोडिया भी बोल सकते हैं। तो ठीक है, आपको ध्यान रखना है जो सिंगल लाइक मतलब जो ये फिंगर की तरह जो अमीबा बार बार स्ट्रक्चर अपनी चेंज करके अमीबा फिंगर्स की तरह जो स्ट्रक्चर बाहर निकाल रहा है, इसे हम स्यूडोपोडिया फॉल्स फीट भी बोल सकते हैं। अमीबा चलने के लिए भी इसी तरीके की स्ट्रक्चर का यूज़ करता है। ठीक है, और ये बार बार अपनी साइज एंड शेप चेंज करता रहता है। ठीक है, और जैसे ही उसे फूड का प्रोजेक्शन करना होता है, इस तरीके की स्ट्रक्चर वो बना लेता है और फूड को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म व्हेन इट सेंसेस फूड, इट पुशेस आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड एंगल्फ्स इट। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, अमीबा फीड्स सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, अमीबा काफ़ी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को खाता है। ऑब्वियसली वो हमें तो नहीं खाएगा, जब हमसे इतना छोटा है जो दिखाई भी नहीं दे रहा है, वो हमें क्या खाएगा, एक बार को हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, हमारी बॉडी पर भी रह सकता है। वैसे रहता नहीं है, वैसे अगर आप सोचें तो हमारी बॉडी पर आकर रह सकता है, लेकिन क्या है, वो क्या हम लोगों को खा जाएगा, नहीं खाएगा ना, कोई बैक्टीरिया हम लोगों को नहीं खाता है। ठीक है, बैक्टीरिया हमारे मुकाबले इतना छोटा है कि वो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब क्या होता है, अमीबा जैसे ही फूड को सेंस करता है, इट पुशेस आउट स्यूडोपोडिया, तो ये अमीबा, मान लो अमीबा ये जैसे ही इसे पता चला फूड है यहाँ पर या आसपास कहीं फूड है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से अपने फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकालेगा। जैसे ही इसे पता चलेगा तो इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकालेगा और यहाँ से ये फूड है उसे कैप्चर कर लेगा। ठीक है,
तो फूड पार्टिकल को ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से घेर लेगा, तो फूड पार्टिकल इसके अंदर जाकर यहाँ ऐसे चले जाएंगे, ठीक है। हाँ, दे फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड बैकल्स, और मैंने आपको ऊपर दिखाया था फूड बैकल्स होती हैं, यहाँ जाकर अमेबा अपना फूड इकट्ठा करता रहता है, ठीक है। तो फूड बैकल्स में फूड जाकर इकट्ठा होता है, ठीक है। अब यहाँ दिखाई दे रहा है आपको डाइजेस्टिव जूस आर सेक्रेटेड इनटू द फूड बैकल्स, और जो मतलब जो फूड बैकल्स होती हैं, जैसे हमारे यहाँ हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव जूस जैसे हमारा स्टोमक निकालता है, रिलीज करता है, सेक्रेट करता है, उसी तरीके से जो अमेबा होता है उसमें उसके जो वोकैल्स होते हैं वो फूड को फूड के लिए एक मतलब जूस का सेक्रेशन करते हैं, ठीक है। तो ये अमीबा है, इसने फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये यहाँ इसने फूड लिया, पहले यहाँ इसने फूड लिया और इसको पहले फूड को अंदर खींचा और यहाँ जाकर फूड चला गया, और ये वोकैल्स है, इसके चारों ओर ये वोकैल्स है, ठीक है। वोकैल्स के अंदर फूड जाकर इकट्ठा हो गया। अब वोकैल्स की जो वॉल्स होंगी वो एक जूस का सेक्रेशन करेंगी। अब ये जूस है इस फूड को डाइजेशन करने में मदद करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, जो फूड है वो सिंपल सब्सटेंस में अमीबा की बॉडी के अंदर चेंज हो जाएगा, एंड ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व्ड, और क्या होगा, जो भी डाइजेस्ट हो गया है फूड वो ऑब्जर्व हो जाएगा। द ऑब्जर्व सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ। अब क्या होगा, जितना भी फूड ऑब्जर्व हो गया है, जैसे कि हमारी बॉडी में जब हम फूड ऑब्जर्व कर लेते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी ग्रो करना शुरू कर देती है, डेवलप करना शुरू कर देती है, रिपेयरिंग करना शुरू कर देती है। इसी तरीके से अमीबा की बॉडी में भी ग्रोथ होती है और मेंटेनेंस होता है बॉडी का, मल्टीप्लीकेशन होता है। मल्टीप्लीकेशन आप समझे, जैसे कि एक अमीबा से दो अमीबा बन जाना क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। 2 से 4 बन जाना यह मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। और मल्टीप्लीकेशन शुरू हो जाता है। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वोकैल्स, और जितना भी अनडाइजेशन पार्ट रह जाता है उसको वोकैल्स बाहर निकाल देते हैं। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड एंड रिलीजिंग ऑफ द एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। वैसे तो जो बेसिक बात है, ठीक है, जो बेसिक है, यानी कि उसमें भी एक जूस का रिलीज हो रहा है हर बॉडी में, हर एनिमल्स, जानवर ले लो, ह्यूमन बींग्स ले लो, अमेबा ले लो, स्मॉल ऑर्गेनिज्म ले लो, सब में डाइजेस्टिव जूस निकल रहा है, और सब जो भी वेस्ट है सब उस वेस्ट को बाहर निकाल रहे हैं, और सारे जो एनिमल्स लिविंग बींग्स हैं वो सब क्या कर रहे हैं, उस फूड को लेकर ग्रोथ कर रहे हैं, रिपेयरिंग कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो अमेबा है और जो सारे बेसिक प्रोसेस है सारे एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में, सारे लिविंग थिंग्स में, वो सारी सेम है। इन द लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द बेरेस पार्ट ऑफ द बॉडी। अब आगे के चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी जो फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है उसको किस तरीके से फुल बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने चैप्टर पूरा किया है। हमने अमीबा के बारे में पढ़ा, हम इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये अमीबा की स्ट्रक्चर है, आपको दिखाई दे रही है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो बाहर निकली हुई है। जैसे ही फूड को ट्रैप करना होता है, फूड को ट्रैप करने के लिए ये फिंगर्स निकल जाती हैं और उस फूड को चारों ओर से घेर कर खा जाती हैं, और ये फूड जाकर वोकैल्स में इकट्ठा हो जाता है। जो वोकैल्स होती है एक डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन करती हैं, और ये डाइजेस्टिव जूस इस फूड को डाइजेस्ट कर देता है, और डाइजेस्ट होने के बाद में जो अमेबा होता है, रिपेयर, ये सब उसका जो भी बॉडी ग्रोथ है वो सब होती है, और जो अनडाइजेस्ट फूड है वो बाहर सेक्रेट हो जाता है, ठीक है, बाहर निकल जाता है। और इस तरीके से अमेबा बढ़कर 1 से 2 अमेबा बन जाते हैं, 2 से 4, इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ ये नॉर्मल से वर्ड मीनिंग है, आप यहाँ पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन माने होता है सोखना, ठीक है। एब्जॉर्प्शन माने क्या होता है, सोखना। तो आप अगर आपकी इंटेस्टाइन आपके फूड में से जो भी छोटे छोटे न्यूट्रिएंट है उन्हें एब्जॉर्ब कर रही है, पूरी बॉडी में भेज रही है, तो यानी कि वो सोख रही है। एमिनो एसिड क्या है, एमिनो एसिड नाइट्रोजन, जो भी हम प्रोटीन लेते हैं तो हमारी बॉडी में प्रोटीन एमिनो एसिड की फॉर्म में जमा रहती है, ठीक है। अमेबा मैंने आपको बता ही दिया, अभी जस्ट हमने पढ़ा है। एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन का मतलब है बॉडी में एसिमिलेट कर लेना, अंतर्ग्रहण कर लेना, यानी कि वो खाना हमारी बॉडी को लग गया है, ठीक है, एसिमिलेट कर लिया हमारी बॉडी ने, हमारी बॉडी को खाना लग गया है। बाइल जूस आपने पढ़ रखा है, लिवर में से निकलता है, और ये बुक्कल कैविटी है जो हमारे माउथ में होती है। कैनाइन भी एक टीथ का एक पार्ट है जो आगे की तरफ होता है, ठीक है। सेलुलोज, जानवर जो घास खाते हैं, ग्रास लेते हैं, उसमें सेलुलोज होता है। डाइजेशन आपने पढ़ रखा है, पचाना। इजेशन यानी कि बाहर निकालना। फैटी एसिड यानी कि जो फैट्स होते हैं हमारी बॉडी में फैटी एसिड की फॉर्म में
कलेक्ट रहते हैं। फूड वोकल्स हमारी भी बॉडी में होती है, अमेबा की भी बॉडी में होती है। गॉल ब्लैडर में जो बाइल जूस होता है, आपने यहाँ पढ़ा था ना बाइल जूस, गॉल ब्लैडर में जाकर ये बाइल जूस है ये कलेक्ट रहता है, ठीक है। और क्या है, ग्लिसरॉल जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ग्लिसरॉल की फॉर्म में या ग्लिसरीन की फॉर्म में बॉडी में कलेक्ट रहते हैं। इंसीजर्स मतलब कैंची की तरह कुतरने वाले दांत आपने पढ़ रखे हैं। इंजेक्शन यानी कि उसको इनटेक करना, ठीक है, उसको अंदर की तरफ लेना। लिवर आपको पता ही है, जो ब्राउन कलर की रेडिश ब्राउन कलर की स्ट्रक्चर होती है, जो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है उसको लिवर बोलते हैं। मिल्क टीथ दूध के दांत होते हैं हमारी बॉडी में, 3 से 4 साल तक रहते हैं हमारे मुंह में, और ये लगभग 20 होते हैं, ठीक है, इन्हें मिल्क टीथ बोलते हैं। मोलर क्या होते हैं, चबाने वाले दांत जो फूड को चबाते हैं। परमानेंट टीथ होते हैं जो मतलब जो दूध के दांत टूटने के बाद जो नए दांत निकलते हैं उन्हें परमानेंट टीथ बोलते हैं। और फेगस यानी कि फूड पाइप होता है। पैनक्रियाज जो पैनक्रियाटिक जूस का रिलीज करती है, और एक पैनक्रियाटिक जूस होता है वो फैट्स है, और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का डाइजेशन करता है। प्री मोलर्स क्या होते हैं, ये भी चबाने का काम करते हैं। ये मोलर के थोड़े से आगे होते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी में सबसे पीछे वाले जो दाढ़ें होती हैं हमें मोलर बोलते हैं, और दाढ़ों के आगे वाले जो टीथ होते हैं उसे हम प्री मोलर बोलते हैं। और ये क्या है, सीडोपीडिया, ये अमेबा के जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अमेबा बाहर निकाल लेता है, सीडोपीडिया बोलते हैं। रूमेन आपने पढ़ रखा है, काओ जो फूड लेने के बाद में कहाँ इकट्ठा करती है, रूमेन में इकट्ठा करती है। रूमिनेंट क्या होता है, ऐसे एनिमल्स जो जिनकी बॉडी में रूमेन होता है वो क्या कहलाते हैं, रूमिनेंट कहलाते हैं। रूमिनेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, मतलब रूमेन में फूड इकट्ठा करने के प्रोसेस को रूमिनेशन बोलते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, ये स्लाइवा को सेपरेट करती हैं, और जो स्लाइवा होता है वो हमारे फूड में प्रेजेंस स्टार्च को शुगर में चेंज कर देता है। बिली लाइक स्ट्रक्चर हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहाँ होती है, ये बिली लाइक स्ट्रक्चर फूड को खींच लेती है, ठीक है। और स्लाइवा होता है, ये तो लार होती है, ये तो आपने पढ़ी रखा है, ठीक है। ये तो कुछ नहीं है आपके लिए। हाँ, यहाँ बोला जा रहा है जो भी हमारी बॉडी ने फूड ऑब्जर्व किया, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स में बॉडी के ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और ट्रांसपोर्ट होने के बाद में वाटर और सम सॉल्ट है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड द अनडाइजेस्ट फूड और लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। द अनडाइजेस्ट एंड अनऑब्जर्व्ड रेसिड्यू आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी एंड फेसेस थ्रू द एनस, यानी कि एनस के जरिए बाहर निकल जाता है। और जो काऊ बफेलो होते हैं उसे रूमिनेंट बोलते हैं। तो सब आपने पढ़ी रखा है, क्या बताऊँ मैं बार बार। हाँ, अब ये फिलअप कर लेते हैं। द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन आर, आपको देखिए ये फिलअप है, अब आप शायद खुद ही कर सकते हैं। मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर, तो मेन स्टेप बताने हैं ह्यूमंस में न्यूट्रिशन के, ठीक है। तो स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको बताना है किस तरीके से खाना अंदर जाएगा, इसको आपको फिलअप में करके लिखना है। अब आप खुद लिखेंगे। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, ये भी बता दिया गया है, जैसे मैंने जब लास्ट में बताया था, लास्ट ही मैंने बोला है, और इसके अलावा भी जब पार्ट 2 की जो वीडियो थी उसमें भी मैंने बताया, लाइक लिवर। द स्टोमस रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फिल इन द ब्लैंक जूस, क्या कौन से जूस का रिलीजेशन करता है स्टोमक, डाइजेस्टिव जूस का भी रिलीजेशन करता है। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया था फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है, बिली होती है। अमेबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द, कहाँ डाइजेस्ट करता है, वोकल्स में डाइजेस्ट करता है। अब देखिए ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द स्टोमक, क्या स्टार्च का डाइजेशन स्टोमक में होता है, नहीं, तो हमारे मुंह में ही शुरू हो जाता है। द टंग हेल्प्स इन द मिक्सचर फूड विथ सलाइवा, टंग मतलब सलाइवा के साथ फूड को मिक्सचर करने में मदद करती है, यस करती है। द गॉल ब्लैडर टेम्परेरी स्टोर द बाइल, मतलब बाइल जूस को गॉल ब्लैडर टेम्परेरी स्टोर करके रखता है, यस रखता है, अभी हमने पढ़ के आए हुए हैं। द रूमिनेंट ब्रिंग बैक सैलोड ग्रास इनटू द माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम, क्या जो रूमिनेंट होते हैं जब लाइक ग्रास ईटिंग एनिमल, जो भी काऊ वगैरह बफेलो वगैरह है, वो क्या करते हैं, सबसे पहले रूमिनेंट में फूड को रखते हैं और फिर अपने माउथ में वापस ले लेते हैं, यस ले लेते हैं। टेक द मार्क एंड द करेक्ट आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन, फैट कहाँ डाइजेस्ट होती है, फैट कहाँ डाइजेस्ट होती है, जाकर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होती है। मुंह में तो होती नहीं, मुंह में स्टार्च होता है, स्टोमक में क्या होता है, प्रोटीन होती है। लार्ज इंटेस्टाइन तो बच्चों के सामान का एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्या ऑप्शन बचा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला क्वेश्चन है,
द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व मेनली, जो भी मतलब अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो ऑब्जर्व भी वाटर को कौन करेगी, लार्ज इंटेस्टाइन करेगी। अब देखिए यहाँ फूड कंपोनेंट बोले गए हैं, फूड कंपोनेंट क्या है आपको बताना है। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स। तो फैट्स का क्या होगा, फैट्स मतलब फैटी एसिड्स, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसकी फॉर्म में है, प्रोटीन तो अमीनो एसिड की फॉर्म में होता है, ठीक है, मैंने भी आपको बताया, प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। हाँ, तो फूड कंपोनेंट, फूड में क्या कंपोनेंट होते हैं आप बताइए। फूड में शुगर हो सकती है, या नहीं हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन है, ठीक है। इसका मतलब मेरे ख्याल से ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक लग रही है, कार्बोहाइड्रेट, या फिर मैंने सही से नहीं पढ़ा है। तो फैट्स है, फैटी एसिड, ये तो सही है। प्रोटीन है वो अमीनो एसिड का, जो फूड कंपोनेंट है प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट्स हम अगर शुगर का लगा देते हैं तो चलेगा। फूड कंपोनेंट्स, अच्छा, इसमें 3 दे रखे हैं, मैं चारों पढ़ रही हूँ। यहाँ पे फूड कंपोनेंट्स दे रखे हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, यानी कि फूड कंपोनेंट जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, 3 तरीके के फूड्स के बारे में यहाँ बात की गई है, फूड्स के कंपोनेंट के बारे में बात की गई है, और डाइजेस्ट होकर किस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं यहाँ ये बात की गई है। मैं तो गलत पढ़ रही थी। तो जो फैट्स है वो फैटी एसिड में हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट शुगर में, और प्रोटीन एमिनो एसिड में हो जाएगा। वेयर इज बिली, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। वेयर इज द लोकेशन एंड फंक्शंस, इसकी लोकेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, और इसका फंक्शन क्या होता है, फूड को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। व्हाट इज द वाइल प्रोड्यूस, वेयर इज द वाइल प्रोड्यूस, लीवर में प्रोड्यूस होता है। विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट, बाइल जूस किसका डाइजेशन करता है, फैट्स का डाइजेशन करता है। नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय द रूमेंट्स, ठीक है। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताओ जो रूमेंट्स यानी कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल है वो डाइजेस्ट करते हैं, क्या है, सेल्यूलोज है। वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज से हम इंस्टेंट एनर्जी किस तरीके से, कैसे, क्यों प्राप्त करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो ग्लूकोज होता है, जैसे ही हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेने के बाद में जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं एक साइड से, और एक साइड से क्या हो रहा है, जो ग्लूकोज है वो टूट रहा है और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा आसान तरीका यही है। और अगर हम डायरेक्टली बॉडी में ग्लूकोज ले लेते हैं तो फिर तो और क्या, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो इस तरीके से अब हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड किसके जरिए होता है, बिली से होता है। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनल इज इन्वॉल्व, यानी कि इस प्रोसेस में कौन सा डाइजेस्टिव पार्ट इन्वॉल्व है। फूड के एब्जॉर्प्शन में स्मॉल इंटेस्टाइन काम करती है। च्यूई ऑफ द फूड, टीथ हैं। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कहाँ मरते हैं, स्टमक में मरते हैं। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फॉर्मेशन ऑफ फेसिस, ठीक है, फीसिस, फॉर्मेशन ऑफ फेसिस भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, ठीक है। वेयर राइट वन सिमिलर एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमेबा एंड द ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ह्यूमन बींग्स और अमेबा में आपको खुद ही बताना है, एक सिमिलरिटी बतानी है और एक डिफरेंस बताना है। तो अमीबा अपने फूड को कैप्चर करता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकाल के उसकी, और देखिए 2 मैं बता देती हूँ। ह्यूमन बींग मल्टी सेलुलर होते हैं, अमीबा सिंगल सेलुलर होता है, ठीक है। ये तो एक हो गया। और दूसरा ये है कि जो अमीबा होते हैं उसमें क्या होता है, जो फूड होता है वो किस तरीके से एब्जॉर्ब करता है। मैंने एक डिफरेंस बता दिया ना अभी, शायद डिफरेंस ही बताया था। हाँ, मैंने ये बताया था कि जो अमेबा है वो सिंगल सेलुलर और जो ह्यूमन बींग्स है वो मल्टी सेलुलर है, ठीक है। एक डिफरेंस तो ये हो गया। एक हमें सिमिलरिटी बतानी है। सिमिलरिटी ये है कि दोनों में ही डाइजेस्टिव जूस निकलता है, अमेबा के वोकल्स में और हमारे स्टोमक में, ठीक है। मैच द आइटम, हमें ये आइटम्स को मैच करना है। स्लाइवरी ग्लैंड क्या होती हैं, क्या करती हैं, स्लाइवा का सेक्रेशन करती हैं। स्टोमक क्या करता है, स्टोमक क्या करता है, इसका बाद में देखेंगे। लिवर क्या करता है, बाइल जूस को सेक्रेशन करता है। रेक्टम में क्या होता है, रेक्टम में रिलीजेस ऑफ द फेसेस। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, एक सेकेंड, मैं नीचे का पढ़ा ही नहीं था, मैंने सोचा इतने ही ऑप्शन मैं के हिसाब से लगा रही थी। तो अब वैसे वो सारे ठीक थे, मैं फिर भी दोबारा आपको बताती हूँ। स्लाइवरी ग्लैंड में सलाइवा का सेक्रेशन होगा, ठीक है। लिवर में किसका सेक्रेशन होगा, बाइल जूस का होगा। और लार्ज रेक्टम है, स्टोरेज ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड, ये अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करके रखता है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें डाइजेशन कंप्लीट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर जो एब्जॉर्प्शन है वाटर का वो हो जाता है। जो स्टमक है वो एसिड का रिलीज करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब ये होता है चैप्टर ख़त्म। यहाँ पर आपका पूरा ये जो बॉडी का स्ट्रक्चर, जो भी डाइजेशन सिस्टम है वो दे रखा है। कैन बी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ,
लीफ वेजिटेबल एंड ग्रास, क्या हम इन सब से सर्वाइव कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं, क्योंकि ये सब में सारे फूड्स के कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट मैंने आपको फर्स्ट में ही बता दिए, ठीक है। डिड यू नो फैट्स इन गॉट्स मिल्क आर मच सिंपलर देन दोज ऑफ काउ मिल्क? ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, इससे काफ़ी नॉलेज मिलती है, ठीक है। क्या आप जानते हैं काऊ के मिल्क से जो हमें फ़ैट मिलता है और बकरी के गॉट के मिल्क से जो हमें फ़ैट मिलता है, गॉट के मिल्क में जो फ़ैट होता है उसकी स्ट्रक्चर सिंपल होती है बजाय काऊ के मिल्क के। काऊ के मिल्क को डाइजेस्ट करना ज़्यादा आसान नहीं होता है, जबकि गाय जो गॉट होती है उसके मिल्क को डाइजेस्ट करना बहुत आसान होता है। इसी वजह से छोटे बच्चों को गॉट का मिल्क दिया जाता है, ठीक है, मोस्टली। देयरफॉर द गॉट मिल्क इज़ मच ईजियर टू डाइजेस्ट देन द काऊ मिल्क। इस वजह से जो काऊ के मिल्क के मुकाबले गाय का मिल्क बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। देखिए, मैंने यहाँ आपको एक चीज़ बताई थी, फॉर्मेशन ऑफ फेसेस, ये हमारे रेक्टम में होता है। मुझे अभी ध्यान आया, मैंने उस टाइम जल्दी जल्दी में कुछ भी बोल दिया, मुझे ध्यान नहीं था। तो ये रेक्टम में होता है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। हमने अब 3 वीडियो में इसका पूरा चैप्टर देख रखा है। तो एक छोटा सा निवेदन रहेगा, इतनी सारी मेहनत के लिए आप कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। आपकी देखना, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, तीनों पार्ट को देखने के बाद आपकी टिप्स पे रट जाना है, आपकी उंगलियों के टिप्स पे रट जाना है। मैंने एक चीज़ को इतनी बार बताया है, इतनी डीपली समझाया है, शायद ही किसी टीचर ने समझाया होगा विद द बुक, ठीक है, विद द बुक, विदाउट बुक की बात नहीं हो रही है, विद द बुक। यूट्यूब पर शायद ही किसी टीचर ने समझाया होगा। तो एक छोटी सी निवेदन रहेगा, फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। सिर्फ एक ही चीज़ मुझे मोटिवेट कर सकती है, आपका सब्सक्रिप्शन। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं और ज़्यादा मोटिवेट रहने वाली हूँ, और मैं जल्दी से जल्दी मैं इच्छा करती है कि फिर अगर ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, यानी कि अगर ज़्यादा लोग देखते हैं, हमें लगता है कि ज़्यादा लोगों तक हमारी मेहनत पहुँच रही है, तो हम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ, सच में हमारी नीड है। अगर हमारी नीड ही नहीं है तो हम कंटेंट क्यों बनाएंगे? तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इसे। और चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।